मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अनपढ़ और गँवार लड़की से बचपन में ही कर दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन गया और मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं उस लड़की को कभी लाया नहीं और मैंने बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सब कहने लगे कि मेरी पहली पत्नी पागल हो गई और फिर एक दिन अचानक मैंने उसे देखा तो जब से पुनर्विवाह की बात चली है, शादी करें या ना करें। लेकिन जब से जयश्री को देखकर आए हैं, विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं। पत्नी सुलभा के देहांत को उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगे, लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय बदल गया। उस पर लोगों ने शादी के लिए हाँ ही कर दी है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वह समझदार, सुलझे हुए और आदर्शवादी इंसान भी हैं। रामानुज ने पूछा, दोबारा नहीं, रामानुज तिवारा अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। पहली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। कभी तो उसकी भी शुद्ध लो। रामानुज खींच गए। त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। उन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आओ जिसका चेहरा तक ना देखा, जिससे सालों पहले रिश्ता तोड़ चुका हूं। जानकी नाम था उसका। रामानुज तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के चलते ना ना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। क्योंकि जानकी अब भी 12-13 साल की थी, इसीलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गए। माँ तो पहले ही चल बसी थी। पिताजी कभी कभार जानकी की शुद्ध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गोने की बात छेड़ी, तो रामानुज अब भी नहीं कहकर कर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बन गए, तो प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गवार जानकी अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गवार पत्नी को घर नहीं लाएंगे और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुनाव किया। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। यह बात और है कि सुलभा ने कभी रिश्ते का कारोबार ना संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन स्वर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई देता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह दिन भर बस पूजा पाठ घर के कामकाज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वह तो बस पत्नी सुलभा को पकड़ मगन थे, लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की है नजर लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वह ठीक नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए। घर में 2 नौकर के साथ 1 साल तक यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा। शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। यह लोगों की सलाह का नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। ऐसे तो नौकर के साथ में जानकी वापस आएंगी नहीं, और आ भी गई तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रामानुज स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया, जानकी को लाने की यह सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी न लौटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित है। चाय बना दूं? कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर रामानुज चौंक गए, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। बना, मैं जानती हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे।
हाँ हाँ, ठीक है। आवाज थोड़ी सख्त कर ली रामानुज ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व में योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना तो चाय ही पी ले, थकान दूर हो जाएगी। यह कहकर बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज सोच रहे थे, सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते यह जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताजा हो गई, लेकिन घर पर अधिक समय वह नहीं बिताना चाहते थे। जानकी उन्हें फंसाने के फिराक में है और वह उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो जानकी साफे पर बैठे इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। क्यों नौकर नहीं है? क्या घर में मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा? तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं है। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। रामानुज से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने सिंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती। वह हाथ धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों का बनाया खाना ही खाया था उन्होंने। और उस प्यार की मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे। लेकिन तारीफ नहीं कि उन्होंने वह चाहते ही नहीं थे कि कहीं जानकी समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वह चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उसे पतिव्रता से सामना नहीं हो। लेकिन एक बात वह महसूस कर रहे थे कि वह दिन भर उनके दिलो दिमाग से नहीं आती, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी। मन में वह पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और यह बिल्कुल भी भूल चुके थे कि उससे कभी उनका ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौट तो फिर जान की प्रतीक्षा में मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर है। घर में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकर को मैंने छुट्टी दे दिया। मुझे बिना पूछे मैं आपकी पत्नी हूँ। निर्णय लेने का अधिकार है। मुझे अब मैं आ गई हूं तो नौकर की क्या जरूरत है? रामानुज खिंच गए। ये तो बेपनाह अधिकार जाता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते भी कुछ नहीं बना उनसे। रात भर सो नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी फेल हो गई। सुबह सुबह जानकी से सामना तो होना ही था। वह चाय लेकर बेडरूम में चली आई। रामानुज तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई हो चाय देने, और मैं क्या आपके कमरे में नहीं आ सकती? बड़ी जिद्दी है। यह तो हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत है। ठीक है, रख दो, चाय में पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी नहीं मिले। कहते हुए खिलखिलाकर हंसती हुई और बाहर चली गई। पहली बार उसने जानकी को नजर उठाकर देखा था, जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग किया था। वह वैसी बिल्कुल नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 नहीं थी, न ही उसका रहन सहन बाल बेसलीकेदार था। उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल रामानुज को लगा कि वह ये सब क्यों सोच रहे हैं। उन्हें क्या मतलब? वह चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वह नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी जानकी पूजा करके उठी है। रामानुज के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर जानकी हाजिर हो गई। पर रामानुज को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और न ही इस घर को अपने अनुसार चलने का प्रयास करो। रामानुज ने जानबूझकर बहुत शक्ति से यह बात कही थी, लेकिन जानकी के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ,
लेकिन जब तक इस घर में हूँ, पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा पाठ करके ही तो आपको पाया है। अगर पूजा छोड़ दूंगी तो भगवान समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भूल बैठी हूँ। रामानुज फिर अचंभित, जिस स्त्री का उसके पति ने बिना कारण ही परित्याग कर दिया, उस पति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है? और किस विश्वास के बल पर? शायद जानकी ने रामानुज के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटा है। भला इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे देखने का मौका भी नहीं मिला? कभी नहीं। सब बकवास है। मुझे फंसाने और आकर्षित करने की कुशल कला है। लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। यूं ही 1 महीना कब बीत गया, रामानुज को पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, यह उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का, ना चाहते हुए भी वह सुलभा से तुलना करते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वह ये बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वह तो बात बात पर कड़वी बातें करने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपना नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गए। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर घबरा कर उठ गए। यह जानकी का हाथ था। बस उन्होंने ने आगे देखा, ना पीछे बरस पड़े। उस पर शर्म नहीं आई। तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई, तुम उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं है, तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वह एक शब्द न बोली। फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनाने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाई बैठी होगी। लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया। उन्हें वह बेचैनी से यहाँ वहां देखने लगे, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वह कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया। अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन रामानुज कॉलेज चले तो गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर के कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की घबराहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज थोड़ा सा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की। पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वह घर लौटे तो रोजाना की तरह जानकी उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1 डेढ़ महीने से उन्हें आते ही जानकी को देखने की आदत ही पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा। कहा कि वह जा रही है, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। अच्छा तुम जाओ, 1 कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं? तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूं, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूं। जानती हूं तुम खुश होंगे आज मेरे जाने से, और यह भी जानती हूं कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊं, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे। वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। यह मैंने पहले ही दिन तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर की कृपा से पति सेवा करने कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूं। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजर दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस
अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठा साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है और न ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयां लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकियों के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए जा रही हूँ, गोपाल को बुलावा भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी हैं। वह मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जानकी का पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज के आंखों से आंसू धारा वह निकली। शायद यह पश्चाताप के आंसू थे नहीं। अब जानकी को वह और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी है तो जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठाता। इस बार तो स्वयं जाएंगे। जानकी को लेने पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए उस शेष जीवन में पत्नी का वह सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वह अधिकार है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी और विवाह की भी आज वह सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन यह बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसलिए ईश्वर ने सुलभा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता। लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगले सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रशंसा उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्न और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नहीं आई थी। वह जानकी के पास पहुंच गए और जानकी से माफी मांगी और बोले, चलो जानकी, अपने घर चलो। मैंने आज तक तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए हैं, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया, बस अब नहीं। तब जानकी बोली, देखो, मेरे भगवान ने मेरी विनती सुन ली। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना वह सुनता जरूर है, चाहे देर से ही सुने। जानकी बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।